ये सब जो हैं वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहें होती हैं। चीन भी तो आपके अरुणाचल में चला आया है, बात बात पर आंख भी दिखाता है। हम कुछ ज्यादा कर नहीं पाते हैं, दौड़कर फिर जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं। तो ये सब देखिए कि नेता लोग जो बातें करते हैं उनको भी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। थोड़ा तो वो जन भावनाओं के चलते हुए बातें करते हैं। जमीनी हकीकत वो भी जानते हैं कि ऐसा कुछ करना नहीं है और वो कर पाना संभव भी नहीं, लेकिन वो भी कहेंगे हम हर आंसू का बदला लेंगे, हमारा भी खून खौलता है, इस खून को बेकार नहीं जाने देंगे। जनता खुश होती है कि इसका मतलब कुछ तो होगा, अभी तैयारी चल रही है, अभी देखना कुछ धमाका होगा, कुछ स्ट्राइक्स, कुछ चीजों से, कुछ लड़ाइयों से समस्या हल नहीं होती। आप लौटिए जरा पीछे, इस समस्या के और पीछे जाइए। पहली चीज तो यह है कि इस समस्या का बीज बो दिया हमको इतने वर्ष गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों ने, और अभी भी हम उन्हीं की कठपुतली बने घूमते हैं। यानी कि गुलामी का जो वायरस है वो कंटिन्यूड। उन्होंने देखा कि भारत में चूंकि हिंदू मुस्लिम सब ठीक से रह रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं अंदर अंदर कुछ ऐसा लोगों के अंदर कीड़ा है जो उनको अलगाव के लिए तैयार करता है। तो बड़े स्ट्रेटेजिकली देश को आज़ादी दी, लेकिन उसको दो टुकड़ों में बांट दी। वो जो घाव पैदा हुआ और वो जो दंगे पैदा हुए, वो जो देशों में, दिलों में लोगों के बिखराव आया, वो नाशूर बन गया, वो अभी तक उभरा नहीं। अब उसके बाद वो चीज़ चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। तो जब आज भी हम कश्मीरियों पर हमला करते हैं, उनका बायकाट करने की बात करते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ बात करते हैं, या वो हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई करें, दोनों बोथ वेज, क्योंकि अभी तो माहौल उन्हीं के खिलाफ है तो बात इसीलिए बता रहा हूँ, लेकिन बोथ वेज चीज़ चलती है। तो ये जो विभाजन के समय चीज़ चली, उसके ही ये जो आफ्टर ट्रेमर्स हैं, भूकंप के बाद जो आफ्टर ट्रेमर्स आते रहते हैं, आफ्टर शॉक, ये वो चल रहे हैं। हल कैसे होगा? हल यही होगा कि लोग मोहब्बत की बात करें, शांति की बात करें। मैं तो हैरान रह गया, लोग कविताएं लिख रहे हैं कि बुद्ध नहीं चाहिए, मुझे युद्ध चाहिए। अरे बुद्ध भी युद्ध के बाद ही पैदा हुए थे। और मैं अपना बताता हूं, मेरा भी बड़ा हैरान करने वाला है। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, जो महज 13 दिन चली, 16 दिसंबर 1971 को ख़त्म हुई, जिसमें 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, बांग्लादेश बना। जो बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आया था, वहाँ पर जो अत्याचार चल रहे थे, समस्याएं चल रही थीं, उसके चलते हुए ये 13 दिन युद्ध चला। और 13 दिन के ही अंतर पे 29 दिसंबर को मैं पैदा हुआ 1971 में। अब मैं ये नहीं समझता हूँ कि उस युद्ध से मेरा कोई लेना देना है या नहीं है, लेकिन बड़ा अजीब कोइंसिडेंस है कि वो 13 दिन लड़ाई चलती है, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 को, और 29 दिसंबर 1971 को मैं पैदा होता हूँ। जैसे युद्ध के बाद बुद्ध, वैसे ही उसके बाद मैं। अजीब सा संयोग है। अब उस युद्ध पर निगाह डालें तो आपको और चीजें समझ में आएंगी कि क्या था। इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। उन्होंने बहुत ही शूरवीरता से, बहुत ही समझबूझ से और बड़े ही कठोर निर्णय से इस युद्ध को अंजाम दिया। बहुत अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। अमेरिका का बेड़ा भारत की तरफ चल चुका था। अमेरिका रोक रहा था कि नहीं लड़ो, नहीं लड़ो, लेकिन फिर भी उनका बड़ा ही टफ डिसीजन था। लड़ाई जारी रही और निर्णायक दौर में पहुंची। पाकिस्तान उस समय कमजोर हो रखा था। भारत का भी युद्ध करना उस समय वाजिब बना, जायज बना, क्योंकि लाखों जो शरणार्थी थे
वो भारत की सीमा में भर चुके थे, एक बोझ बना हुआ था, एक अराजक वातावरण था। तो अंतर्राष्ट्रीय जो समाज था, अंतर्राष्ट्रीय जो सिनेरियो था, इंटरनेशनल सिनेरियो, उसमें भारत अपनी बात रख पाया कि हम क्यों युद्ध कर रहे हैं, युद्ध की वजह होनी चाहिए कि क्या वजह है। तो उससे इनको नैतिक समर्थन मिला हुआ था, इसलिए युद्ध संभव हो पाया। और फिर निर्णय की तत्परता थी। आप समझिए कि ये सब किताबों में लिखा हुआ है, सर्च करके सब पढ़ा जा सकता है। लाहौर के करीब तक फौजें पहुंच चुकी थीं। उस समय बिल्कुल अगर कुछ दिन का मौका और दिया जाता तो लाहौर भी कब्जा करती भारतीय सेना, पूरा पाकिस्तान आपके कब्जे में होता। लेकिन क्यों नहीं किया गया, आज भी ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों नहीं किया। बीच में ही युद्ध विराम घोषित किया इंदिरा ने और युद्ध समाप्त हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। अब ये 2 टुकड़े जो पाकिस्तान के हुए, आपने जो घाव पैदा किया वहां पर, वो बड़ा खतरनाक हुआ, वो बदला कंटिन्यू। लेकिन युद्ध का जो सिनेरियो देखिए भारत की तरफ से, वो क्या था और युद्ध के सारे सिनेरियो क्या थे उसको देखिए। कहते हैं कि युद्ध के इतिहास में इतनी बड़ी समर्पण की घटना, सरेंडर की घटना बहुत कम हुई होगी। 90 से 93 हजार जो सैनिक अधिकारी और तमाम उनसे जुड़े हुए जो और भी लोग थे, उनको समर्पण कराया गया, वो अरेस्ट हुए, फिर उनको छोड़ा भी गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। जो जमीन भारत ने कब्जा करी थी उसको छोड़ना पड़ा, वो भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। वो सब हुआ। अब इतने बड़े स्तर पर घटनाएं होती हैं और उनकी एक इंटरनेशनल इक्वेशन होती है किसी भी चीज़ की। आप सोचे कि अब 90-93 हजार लोगों को पकड़ लिया था, सबके सिर कलम कर देते, आसान थोड़ा ही होता है। सब इंटरनेशनल सिनेरियो होता है। आपको पूरे इस विश्व के साथ रहना है तो आपको बहुत तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है, देशों को तालमेल बिठा के चलना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तुम्हें 2 परिवारों को तालमेल बिठाना पड़ जाए, तुमको लोहे के चने चबाने पड़ जाते हैं। तो देशों का सोचिए हाल क्या होता होगा जब उनको तालमेल बिठाना पड़े। और जो नुकसान था वो देखिए, ऑन रिकॉर्ड जो मेंशन है, वो कहते हैं कि जो वो बांग्लादेश बना, यानी कि जो पाक ऑक्युपाइड वो एरिया था बंगाल का, उसमें कहते हैं 3 से 30 लाख सिविलियन मारे गए होंगे। 3 लाख से 30 लाख सिविलियन और 2 लाख से 4 लाख महिलाओं, लड़कियों का स्ट्रेटेजिक रेप किया गया उधर की सेनाओं और उनके जो विद्रोही थे उनके द्वारा। स्ट्रेटेजिक, ये सब चलता है युद्ध में। 30 लाख के करीब लोगों के मारे जाने के बाद भी कहते हैं 10-12 लाख लोग देश छोड़कर भागे, जिन्होंने भारत में शरण ली। और उस भगदड़ और उसके बाद और जो वो इन्फिल्ट्रेशन और सब चल रहा था, आज भी भारत उस समस्या से जूझ रहा है, उससे उबर नहीं पाया उन चीज़ों से। अब उस बंटवारे के बाद पाकिस्तान कमज़ोर हुआ, वहाँ की ताकतें और वहाँ के जो भी एलिमेंट्स थे उनको लगा कि भारत से हमको बदला लेना चाहिए। अब बदला सीधे सीधे तो लिया नहीं जा सकता। बदला लेना ऐसा नहीं आसान है कि आप लड़ाई लड़ लीजिए, क्योंकि भारत भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। युद्ध आप जानते ही हैं, सारी चीज़ हमने स्पष्ट करी, कितना आसान मसला नहीं होता है युद्ध करना। तो ये पैदा हुई चीज़ टेररिज्म की, ये पहले भी चल रही थी, लेकिन ये बड़े स्ट्रेटेजिक ढंग से आतंकवाद की चीज़ चलती रही और उसमें टारगेट बना कश्मीर। लेकिन कश्मीर पर जो भारत की नीति थी उसको भी हमें देखना पड़ेगा, उसको भी ठीक कहाँ किया हमने। धारा 370 की बात उठाकर जो लोग सत्ता में आते हैं उसमें आने के बाद उसकी बात ही नहीं करते। आप उसको खत्म करके उसको भारत का सामान्य हिस्सा बनाइए, सामान्य ढंग से लोगों को जीने का अधिकार दीजिए, उनको नौकरियां दीजिए, उनके रोजगार बढ़ाइए, उनकी शिक्षा बढ़ाइए, लोगों का जो वहाँ पर रहने का
स्तर है उसको बढ़ाइए, तो ये सब कम होगा। ये पनपता ही सारा माहौल उस पर है जब लोग डिप्राइव्ड होते हैं, लोग वंचित होते हैं। जब भी वो किसी न किसी रूप में वंचित होंगे, किसी न किसी को मौका मिलेगा उनको ब्रेन वॉश करने का। तो ये दोनों तरफ से एक अजीब सी गोलमोल स्थिति पैदा हुई और वो चलती रही। अब ये होती हैं प्रयोगशालाएं। कश्मीर जैसे एक लेबोरेटरी प्रयोगशाला बन गई। भारत पाकिस्तान के कवर में हिंदू मुस्लिम, और इस हिंदू मुस्लिम पे यहाँ वोटों का पोलराइजेशन, भारत में जो अमन चैन है उसका खात्मा। देश प्रेम या जिस राष्ट्र प्रेम की आज लोग बात करते हैं, वो राष्ट्र प्रेम अमन चैन के बिना कहाँ है? प्रेम और शांति के बिना वो कहाँ है? उसके बिना तो वो कहीं नहीं। अभी तो देखिए, अभी घटनाएं आ रही थी, मुस्लिमों को लोग पकड़कर वंदे मातरम बुलवा रहे हैं, मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा रहे हैं। अरे लोगों को अपनी तरह से रहने दो, उनको उनके ढंग से रहने दो। और भारत के संविधान ने कहा है कि लोगों को अपने ढंग से अपनी पूजा अर्चना करने का, अपने आस्था के अनुसार जीने का हक है। तो हम ये संवैधानिक हक तो लोगों को देंगे ही, या फिर हमने संविधान में कहा होता है कि भारत में धर्म जैसी किसी चीज को हम कोई प्रश्रय नहीं देते। आप चाइना की तरह, जैसे वो कम्युनिस्ट कंट्री, आप कम्युनिस्ट कंट्री तो थे नहीं, आपने सेकुलर का कवर लिया, धर्मनिरपेक्षता का, तो आपने उसमें ये बात तो कही, लेकिन वो अच्छी है, मैं समझता हूँ खूबसूरत है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों को अपने ढंग से जीने का अधिकार देना ज़्यादा बेहतर है। चीन की बात को आप कितना बेहतर कहेंगे जहाँ पर आपको अपने ढंग से जीने का बहुत अधिकार ना हो, यानी कि आपके ऊपर साम्यवाद थोपा जाए, वो भी तो अच्छी बात नहीं है। फिर ये घटनाक्रम जो भारत पाकिस्तान के नाम पर चलता रहता है, लोगों को बड़ा स्यूडो सेटिस्फैक्शन देता है कि सड़क पर निकलकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाइए, पुतला जलाइए, मोमबत्ती जलाइए। पेज 3 अखबार में ना छपता होता तो तमाम मोमबत्तियां जलना बंद हो जाती। तमाम लोग तो उस पेज 3 के चक्कर में ही जलाते, बड़े इत्मीनान से फोटो खिंचवाते हैं। ये हल्कापन है। राष्ट्रवाद के हल्केपन को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसकी बात करनी पड़ेगी। जिम्मेदार लोगों को बात करनी पड़ेगी। छोटे छोटे लोग बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बात करें, जो धार्मिक सत्ता में बैठे हैं वो लोग बात करें, जिम्मेदार लोग बात करें, शांति की बात करें, प्रेम की बात करें, तो चीज़ें बेहतर होंगी। फिर बहुत ही स्ट्रेटेजिक ढंग से 1992 में राम मंदिर का मुद्दा उठा। लोगों को लगता है क्या राम मंदिर इतनी बड़ी क्या चीज़ है, लेकिन जिन लोगों ने उसको सक्रिय किया उनकी भी सोच देखिए, कुछ तो सोचा होगा। उसके बाद सत्ता आती है एक पार्टी को, बाबरी मस्जिद ढाई जाती है ये कहकर कि ये मंदिर था और ये मस्जिद गलत बनी है, इसको हम ढाते हैं। खून खराबा होता है, हत्याएं होती हैं, वैमनस्य होता है, और हिंदू मुस्लिम का जो एक विभाजन था वो और स्पष्ट होता है। देश में नफरत और ज़्यादा फैलती है। अब आतंकवाद को जो भोजन है वो नए सिरे से मिलने लगता है। जो लोग अभी तक खामोश थे वो भी उसको अब हवा देने लगते हैं, और उसके बाद आतंकवाद ने नया रूप लिया। जो लोग इसके पहले सामान्य रूप से स्मगलर थे, माफिया थे, वो टेररिस्ट बन गए। अगर वो मुस्लिम थे तो मुस्लिम टेररिस्ट बन गए। फिर मुंबई का कांड होता है, फिर चीज़ें चलती रहती हैं, और उसकी अनुगूंज, उसका जो इको है वो हर तरफ फैलता चला जाता है। ये भारत में क्यों किया गया, ये क्यों किया जाता है, ये विभाजन का खेल? क्यों हम उन लोगों को धकेल देते हैं उस तरफ?
इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और जब तक ये सब चीज़ें हल नहीं होंगी, ये आतंकवाद हल नहीं होगा, कश्मीर की समस्या हल नहीं होगी। कश्मीर को ज़मीन का टुकड़ा ना मानकर, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, उसको एक जीता जागता जो हिस्सा है वो मानकर, वहाँ के लोगों की तरक्की कर कर, उनमें भरोसा जताकर, उनमें प्रेम की भावना पैदा करके हम उसको जीत सकते हैं। और फिर ये हिंदू मुस्लिम का वातावरण ख़त्म करके, अब ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मसला है, मैं तो इसके लिए भी सुझाव देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कौन सुनेगा। हमारे जो बड़े धार्मिक नेता हैं वो तो मंदिर बनवाने निकल लेते हैं, कई लोग कहते नहीं नहीं मंदिर तो बनना चाहिए, नहीं तो सीरिया जैसे हालात हो जाएंगे यहाँ पर। क्यों हो जाएंगे सीरिया जैसे हालात मंदिर ना बनने पर? ये तो अनजाने में लोगों को भड़का देने की भावना होती है कि भाई आप अगर नहीं बनने देंगे तो खून खराबा होगा, लड़ाई होगी, युद्ध होगा। ऐसा नहीं, एक छोटी सी चीज़ है, उस पर आप अपना काम करिए, उसका निष्कर्ष निकालिए। मैं तो शुरू से जो बात कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि सरकारें जब सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत में आए, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दें, आने वाली पीढ़ियाँ उनको दुआएं देंगी और देश उनका शुक्रगुजार होगा। वहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए, अब आर्किटेक्ट्स को लगाइए, रिसर्च कराइए कि उसको मंदिर मस्जिद का एक कॉम्बिनेशन बनाइए, जिसको मैं कहता हूँ कि मंदिर ऐसा बने जिसमें अजान और नमाज हो, और मस्जिद ऐसी हो जिसमें पूजा प्रार्थना भी हो। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ढंग, ऐसा क्रिएट करिए। फिर प्रश्न उठेगा, उसमें जाएंगे नहीं लोग, जो बहुत कट्टर आस्था वाले लोग हैं वो नहीं जाएंगे, तो आप सरकारी लोगों को जाने के लिए आदेश दीजिए कि भाई आप जाओ, आप अगर आपको नौकरी करनी है हमारे यहाँ तो आपको वहाँ जाना कंपलसरी है। तमाम जगह आप कंपलसरी कर देते हैं, तमाम बाबाओं के कोर्स स्कूलों में कंपलसरी हो जाते हैं, ट्रेनिंग कंपलसरी हो जाती है, तो वो भी कंपलसरी कर दीजिए कि वो जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक अलग तरह का मोहब्बत का एक ढंग हम पैदा कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोग जाइए, नया ढंग पैदा करिए, तो कोई नई दिशा खुलेगी, नए ढंग से बातें चलेंगी और आने वाले वक्त की तस्वीर सुधरेगी। इस पर काम हमको गंभीरता से करना ही पड़ेगा, अन्यथा मुश्किलें बनी रहेंगी, समस्याएं हल नहीं होंगी। राष्ट्रवाद को बेशक लें, लेकिन उस पर गंभीर हों, उसको सतही ना बनाएं। जब राष्ट्र प्रेम की बात करें तो हमेशा ध्यान रखें राष्ट्र के लोगों से प्रेम।